जी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्काई सर यूट्यूब चैनल पर। मैं सुरजीत यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लगातार मैं कोशिश तो यही कर रहा हूं कि आपके लिए रोज़ रेगुलर वीडियो लेके आता रहूं। ये जो वीडियो है वो शूट हो रही है और एक दो दिन क्या और डेली ज़रूर हम कोशिश कर रहे हैं एक वीडियो दो वीडियो डेली अपलोड करने का प्रयास करें, और मैं कर भी रहा हूं। जल्दी जल्दी आप सभी के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कराइए। आप जिस स्पीड से पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से तो सिलेबस होना नहीं है। तो भाई दोस्त, मैंने आप सभी को, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, सभी को ये एक सुझाव दिया है, भैया आप निश्चिंत रहें। कोर्स कराने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं लूँगा। आज से मैंने आपकी क्लास का टाइम बढ़ा दिया है। लगातार आपको लंबी लंबी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। एक एक क्लास को हम जो है 4 से 5 वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। ये दावा, ये वादा है कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो भी मैथ्स आने वाला है उस मैथ्स को हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे। आपके वहाँ से क्वेश्चन उस कंसेप्ट पर आधारित देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाद बाकी कुछ लोगों की और भी शिकायतें हैं, ठीक है, कि सर रेगुलर क्लास नहीं ले रहे, छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस हिसाब से अभी कुछ बच्चों का रिदम बना नहीं है, जैसे मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज भी किए थे कि सर अभी एकदम से मत पढ़ा देना, कुछ जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ाना। तो मैं देख रहा हूँ बच्चे इतना इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे, बहुत कम बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो जितने भी ले रहे हैं उन सभी के हिसाब से चल रहे हैं अब तो हम, ठीक है। तो ज़्यादा आपकी शिकायतों पर सुनवाई हो रही है, ठीक है, तो ज़्यादा परेशान ना हो। बाद बाकी मैथ्स का ही लेक्चर है, और मैथ्स के लेक्चर में इससे पहले मैं आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ा रहा था। तो थोड़ा सा अब जल्दी जल्दी सिलेबस करने का प्रयास करते हैं। जितनी भी ज़रूरी चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं थ्योरी के पार्ट में, वही सारा का सारा कवर करने का प्रयास करते हैं हम, ठीक है। आप टेंशन न लें, जल्दबाजी के चक्कर में मैं आपको इतना भी जल्दी नहीं पढ़ाऊँगा कि आपके कुछ समझ में ना आए। कोशिश करूँगा आपको चीज़ें बेसिक से बेसिक, छोटी से छोटी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझा सकूं। तो थोड़ा सा वीडियो क्या होगा, लंबा होगा, तो उसके लिए धैर्य रखें। हो सकता है 1 घंटे या 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो जाए, तो उसके लिए आपको धैर्य रखना है, ठीक है। चलिए, कोशिश तो हम यही करेंगे कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने का प्रयास करें। तो देखो भाई, मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ में एलसीएम की कुछ बेसिक बातें थ्योरी आपसे डिस्कस कर चुका था, ठीक है, की है। पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं, उन पर आधारित प्रश्न भी किए थे, ठीक है। तो अभी भी हम जो आज की वीडियो है, ये आज की वीडियो में हम आपको एचसीएफ के बारे में बताएंगे। एलसीएम के बारे में बता चुके हैं। आज जो डिस्कशन होगा वो डिस्कशन होगा भाई साहब एचसीएफ के बारे में। किसके बारे में? एचसीएफ के बारे में। आपने पहले भी कई देखा होगा, कई बार देखा होगा, एचसीएफ की वीडियो देखी होंगी, लेकिन मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट किया है कि आप सभी लोग वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। तो आज चलते हैं, आज जो डिस्कशन है आज का वो है हमारा एचसीएफ का, ठीक। क्या लिखा है एचसीएफ में? एचसीएफ को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं आप सभी लोग। हाईएस्ट का अर्थ क्या होता है भैया? सबसे बड़ा। क्या अर्थ होता है भैया? सबसे बड़ा। एक एक चीज, अगर हमारा बेसिक बहुत अच्छा है, ये ध्यान रखें, मैं जो वीडियो बनाता हूँ मैं उन बच्चों के लिए ज़्यादा बनाता हूँ जिनका बिल्कुल मैथ्स में बेसिक बहुत कमज़ोर है, जिनको मैथ्स समझ में नहीं आता। इसलिए मैं छोटी से छोटी बातों को डिस्कशन करते चलता हूँ, ठीक है। आप भी मैथ्स बहुत स्पीड से करने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, ठीक। कॉमन, जो सब में हो, ठीक, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो सब में हो, जो मैंने आपको एलसीएम की क्लास ली थी उसमें बताया था। फैक्टर का अर्थ क्या होता है? फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। अब समझेंगे, ठीक, क्या बोलते हैं? गुणनखंड। अब इसके बेसिक में आ जाते हैं थोड़ा सा। ये जो शब्द है ना, ये वाला, क्योंकि ये दो शब्द तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ रहे हैं, थोड़ा सा गुणनखंड पे चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि जब हमने एलसीएम पढ़ा था ना, तो एलसीएम में हमने गुणज शब्द को पढ़ा था, गुणज शब्द को पढ़ा था। यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो गुणनखंड को पढ़ेंगे। तो समझते हैं गुणज के बारे में। मैं आपको बता चुका हूँ पहले
कि गुणज क्या होता है, गुणा से जन्मा हुआ है, गुणा से बना हुआ। लेकिन गुणनखंड क्या होता है उसको हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, देखो भैया गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड दो शब्दों से मिलकर बना है। किस शब्द से मिलकर बना है, एक शब्द है गुणन और दूसरा शब्द है खंड। ठीक है, खंड का भी अर्थ क्या होता है, खंड का अर्थ होता है भैया टुकड़ा, या हम क्या कह सकते हैं हिस्सा या भाग, है ना, टुकड़ा, अंश, अंश बोल सकते हैं, हिस्सा, अंश। ठीक, तो गुणनखंड, गुणनखंड में मैंने आपको खंड समझा दिया, खंड का क्या अर्थ होता है। ठीक है, और दूसरा अर्थ जो होता है, दूसरा अर्थ है यहाँ गुणन। गुणन का मतलब ये होता है गुणा से बना हुआ टुकड़ा, गुणा से बना हुआ अंश। कैसे, थोड़ा सा समझेंगे। हमको पता है कि अगर मैं एक संख्या 9 ले लूं, 9, मैंने एक संख्या 9 ले ली। अब मैं ये पता करूं कि 9 के ऐसे कितने टुकड़े या हिस्सा या अंश हो सकते हैं, किसमें, संख्याओं में, जो कि क्या हो वे संख्याएं, वो संख्याएं 9 के क्या हो, गुणन हो। ये भी शर्त है 9 के गुणा में आए। जब भी 9 बने तो उनमें उन संख्याओं की भागीदारी होनी चाहिए, उनमें उन संख्याओं का गुणा होना चाहिए। जैसे अगर मैं 9 को बांटना चाहूं, 9 का हिस्सा करना चाहूं, तो एक हिस्सा तो ये होता है कि भैया 2 से भी डिवाइड करूंगा तो ये 4.5 में बट जाएगा। लेकिन नहीं, 4.5 में हमें नहीं बांटना है। किस में बांटना है, ऐसी संख्याओं में बांटना है जो कि क्या हो, 9 के, या ऐसी संख्याओं में बांटना है जब भी इन संख्याओं का गुणा किया जाए तो कौन सी संख्या बन जाए, 9 बन जाए। जैसे कि 9 के बनने में हम देखते हैं, 9 के बनने में हमें अगर 3 का गुणा 3 से कर दें तो हमें 9 मिल जाएगा। अगर 1 का गुणा हम 9 से कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो यहाँ हमें समझने की बात ये हो रही है, अगर हम 9 के गुणन की बात करें तो 9 के गुणन के लिए ऐसी संख्याएं जो कि 9 का हिस्सा हो और उसके गुणा में भागीदार हो, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, गुणनखंड कहलाती हैं। तो 9 के बनने में एक संख्या 3, ठीक है, एक संख्या 1 और एक संख्या 9, ये 3 संख्याएं हैं जो 9 के गुणनखंड कही जा सकती हैं। जैसे अगर मैं एक संख्या क्या ले लूं, एक संख्या 27 ले लूं, तो 27 आपका किससे डिवाइड होता है, या यूं कह सकते हैं कौन सी संख्याओं का इसमें गुणनखंड हो सकता है, तो ये गुणनखंड हो सकता है 27 इंटू 1, क्या हो सकता है, और ये आपका 3 इंटू 9, ठीक, और भी कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे कि 27 के गुणनखंड कौन कौन सी संख्याएं हैं, एक 9 है, एक 3 है और एक 1 है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ये हमारा बेसिक हो गया, सबसे बड़ा जो सब में हो, ठीक है, क्या हो, सब में हो, गुणज को हटा देते हैं, सबसे बड़ा जो सब में हो और क्या हो, गुणनखंड, उसको, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। जैसे समझेंगे, अगर मैं दो संख्याएं ले लूं 16 और 24, 16 और 24, ठीक है, अब 16 और 24 के अगर मैं गुणनखंड की बात करूं तो 16 और 24 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं भैया, अगर मैं 16 देखूं तो 16 कैसे बन सकता है, 16 का गुणा अगर मैं 1 में कर दूं तो बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ से गुणनखंड संख्याएं मिल जाएंगी। कौन कौन सी संख्याएं मिलेंगी, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 8 मिलेगा, 4 मिलेगा। ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 16 के निर्माण में, 16 के गुणनखंड हैं।
ठीक है, चार संख्याएं क्या हैं, 16 का गुणनखंड है। तो मैं इनको सीधे सीधे ऐसे लिख दूं, देखो 16 के गुणनखंड कौन कौन सी संख्याएं हैं। 16 का गुणनखंड 1 है, 2 है, 4 है, 8 है और 16 भी है। ठीक है, एक बार डिवाइड हो जाए। दूसरा 24 का अगर मैं गुणनखंड करूं तो मुझे 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा और आपका 24। हमें क्या चाहिए, हमें भी HCF पता करना। अगर मैं 16 और 24 का HCF पता करना चाहता हूँ, HCF पता करना चाहता हूँ, तो मुझे HCF में एक चीज़ पता करनी है कि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा टुकड़ा, एक ऐसा अंश जो क्या हो, कॉमन हो, और कॉमन के साथ साथ क्या हो, हाईएस्ट हो। तो हमें तो यहाँ ये दिख रहा है कि जो कॉमन संख्याएं हैं वो कॉमन संख्याएं ये भी हैं, 2 भी है, सॉरी आपका ये है ना, 2 है और ये 3 है, ये 4 है, ये 4 भी है, 8 भी है। ठीक, अब हमें जो कॉमन संख्याएं मिली हैं वो कॉमन संख्याएं 1, 2, 4 और 8 मिली हैं, है कि नहीं। ये सारी की सारे क्या हैं, ये सारे के सारे कॉमन फैक्टर हैं, ये सारे के सारे कॉमन गुणनखंड हैं। ठीक है, और कॉमन गुणनखंड है और हमको क्या चाहिए, ऐसा गुणनखंड चाहिए जो हाईएस्ट हो, ऐसा गुणनखंड चाहिए जो हाईएस्ट हो। तो इन चारों में एक ऐसा गुणनखंड कौन सा है जो हाईएस्ट हो, वो 8 है। 8 है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 16 और 24 का जो HCF होगा भैया, HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, इतनी सी ये बहुत बेसिक सी चीज़ थी, बेसिक चीज़ समझाने का प्रयास किया है मैंने। ठीक है, HCF क्या होता है, HCF हमारा वह कॉमन टुकड़ा होता है, हिस्सा होता है, अंश होता है जो कि क्या हो, दिए गए नंबर में हाईएस्ट हो, सबसे बड़ा हो। ठीक है, तो दिए गए नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर थे उनमें सबसे बड़ा क्या था, 8 था। ठीक, और यहाँ से एक थ्योरी जनरेट होती है, और थ्योरी क्या जनरेट होती है वो देखने का प्रयास करेंगे। देखो, हम अभी देखा कि जो 16 था ना, वो 16 1 से भी डिवाइड हो रहा था, जो 16 था ना वो 2 से भी डिवाइड हो रहा था, 16 4 से भी डिवाइड हो रहा था, 16 8 से भी डिवाइड हो रहा था और 16 16 से भी डिवाइड हो रहा था। ठीक है, यहाँ हमने 24 की कहानी देखी, 24 1 से भी डिवाइड हुआ, 24 2 से भी, 24 3 से भी, 24 4 से भी, 24 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी और 24। ये चीज़ हमें पता चली। अच्छा, यहाँ से एक थ्योरी जनरेट होती है, क्या होती है वो देखने लायक है कि 16 और 24, 16 और 24 हमारी क्या है, 16 और 24 तो हमारी क्या है, दी गई संख्या है। क्या है, दी गई संख्या है। पक्की बात, पक्की बात भाई, 16 और 24 हमारी क्या है, दी गई संख्या हैं जो हमने मानी थी, 16 और 24। ठीक, यहाँ थोड़ा सा हम पीछे देखते हैं, ये 16 और 24 हमने संख्याएं मानी थी, हमने एज्यूम कर ली। ठीक है, अब आते हैं इसमें, 16 और 24 क्या है, दी गई संख्याएं हैं। दी गई संख्याओं को हमने एक चीज देखी कि जो हमारा HCF नंबर था, HCF नंबर था ना, HCF नंबर यानी हाईएस्ट कॉमन नंबर, ये क्या करता है कि ये दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करता है। क्या करता है, पूरा पूरा विभाजित करता है। 8 से अगर 16 काटेंगे 2 बार, 8 से 24 काटेंगे 3 बार। ये चीज समझ में आई। तो यहां से एक थ्योरी जनरेट होती है और उस थ्योरी को नोट कर लें, बड़ा काम की चीज है।
क्या काम की चीज़ है, या तो आप वो शॉर्टकट को नोट कर लें, दी गई संख्या अपॉन HCF। क्योंकि एलसीएम में हम क्या सीख के आए थे, एलसीएम में तो हमने ये सीखा था कि एलसीएम नंबर हमेशा जो है किससे डिवाइड होता है, गिवन नंबर से, दी गई संख्याओं से डिवाइड होता है। ठीक है, और यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल उल्टा पढ़ रहे हैं। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ हम ये पढ़ रहे हैं कि जो गिवन नंबर्स होते हैं वो हमेशा किससे डिविजिबल होते हैं, HCF नंबर से। किससे डिविजिबल होते हैं, HCF नंबर से, है। दोनों ही थ्योरी में थोड़ा सा अंतर है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। थ्योरी क्या लिखनी है आपको वो थोड़ा सा नोट कर लें, है ना। लिखें HCF नंबर हमेशा दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। अब ये सारी चीज़ें आगे काम आने वाली हैं, ठीक है, इसलिए मैं हर चीज़ थ्योरी लिखाता हूँ आपको। ठीक, आशा उम्मीद है कि आपने ये लिख लिया होगा, इतनी सी बात आपके समझ में आई होगी। चलिए HCF की ये थ्योरी है। HCF को आप ये लिख सकते हैं आगे, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए नंबरों को पूरा डिवाइड कर दे और सभी दिए गए नंबरों में आए, वह क्या कहलाता है, वह HCF कहलाता है। ये चीज़ तो अभी हम पढ़ के आए थे, क्योंकि 16 और 24 को तो आपको पता है 16 को 2 भी डिवाइड कर रहा था, 4 भी कर रहा था, यहाँ 24 को 2 भी कर रहा था, 4 भी कर रहे थे, 6 भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ यह है दिए गए नंबरों को पूरा डिवाइड कर दे, लेकिन क्या हो, ऐसा सबसे बड़ा नंबर क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। तो दोनों के लिए ही सबसे बड़ा जो डिविजिबल नंबर है वो क्या है, दोनों के लिए 8 है, वो HCF कहलाएगा। दूसरा ये है और सभी दिए गए नंबरों में आए। जब भी हम इनका क्या करेंगे, जब भी हम इनके फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये दोनों में ही संख्या हमें मिलेगी। ठीक है, जब भी हम इसके फैक्टर करेंगे तो हमें 8 संख्या दोनों में ही मिलेगी। ठीक, ये थोड़ा सा इसका बेसिक समझ में आया आपको, आशा उम्मीद है। अब इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलिए। ये लिखा है कि एप्लीकेशन ऑफ HCF। थोड़ा सा मैं आपको फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है, बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ा जल्दी कराइए सिलेबस। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, आज HCF का एक कंसेप्ट पूरा ख़त्म करा के उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे आपको। उसके बाद जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको सीट मिलेगी क्वेश्चंस की, जो भी महत्वपूर्ण हैं। 100 क्वेश्चंस की सीट नहीं मिलेगी आपको, लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस की सीट मिल जाएगी, वो काफ़ी है। क्योंकि आपके एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा LCM HCF तो एक आएगा, तो उस एक क्वेश्चन के लिए 100 क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी, एक क्वेश्चन के लिए 20 क्वेश्चन काफ़ी हैं मेरे हिसाब से। बाद बाकी आपका मन है कि LCM HCF पे बहुत से प्रश्न लगाए जाएं तो फिर आप किसी भी किताब से लगा सकते हैं। ठीक है, मैं अपने हिसाब से जो चीज़ें सिलेक्ट करूं बस उसको रिवीजन करते रहना, वहाँ कोई डाउट हो तो पूछ लेना, चीज़ें समझा देंगे हम आपको। ये आज की क्लास है और एक क्लास और, उसमें एक क्लास और है, उसमें थोड़ी सी एक कंसेप्ट समझा के उस पर प्रैक्टिस करा देंगे प्रश्न। मेरी तरफ से LCM HCF ख़त्म लगभग 4-5 क्लास में। ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस कर लें, फिर दूसरे चैप्टर पे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ HCF। क्या कह रहा है, कैसे पहचानें कि दिए गए प्रश्न में HCF कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे। हम कैसे पहचानेंगे, तो देखो ये दिया गया है, वो आपको क्वेश्चन में अधिकतम या बड़ी से बड़ी संख्या या सबसे बड़ी ऐसे शब्द आवें तो वहाँ HCF कंसेप्ट का प्रयोग होगा। तो प्रश्न में जब भी आपको इस तरह की भाषा का प्रयोग करे, सबसे बड़ी या बड़ी से बड़ी, अधिकतम, इन शब्दों का प्रयोग करे, तो वहाँ आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ हमें HCF का कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नोट करना चाहते हैं कुछ लोग तो 1 मिनट के लिए ये नोट कर लें पॉज करके। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। देखो, जहां क्वेश्चंस में उभयनिष्ठ मापन, कॉमन मेजरमेंट, क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है, उभयनिष्ठ, कॉमन मेजरमेंट,
की बात करेगा वहाँ 100% ही HCF कंसेप्ट लगेगा। ये थ्योरी ना मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बहुत कम टीचर आपको बताएंगे। इस थ्योरी को याद करने से, तैयार करने से ये हो जाता है कि जब भी आप प्रश्न पढ़ेंगे तो प्रश्न की भाषा में ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे, और जब प्रश्न की भाषा में इस तरह के शब्द देखने को मिलेंगे तो ये थ्योरी हमारी तैयार है ही कि कहाँ HCF लगता है, कहाँ LCM। प्रश्न देखते ही, पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कि इसमें HCF लगेगा या LCM लगेगा। तो HCF और LCM निकालना हम सीख गए हैं या अभी सीख जाएंगे, ठीक है। तो बहुत आसानी से प्रश्न हो सकते हैं, ठीक। ज़्यादा परेशान होना नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। जहाँ क्वेश्चन में अवेनिस्ट मापन की बात करेगा वहाँ 100% ही HCF कंसेप्ट लगेगा, और साथ में यह भाव होगा या प्रश्न में देगा कि कोई भी हिस्सा या टुकड़ा या भाग शेष ना बचे। और प्रश्न में क्या दिया होगा, प्रश्न में देगा कि कोई भी हिस्सा या टुकड़ा भाग शेष ना बचे। इस तरह की प्रश्न की भाषा होगी, वो आपसे इस तरह की बातें करेगा, कहेगा। प्रश्न में हो सकता है क्या दे, कमरे में टाइल्स बिछाने की बात करे तो वो ये कहेगा बताइए अधिक से अधिकतम टाइल्स की मेजरमेंट क्या हो कि टाइल का कोई भी भाग शेष न बचे या कमरे का कोई भी भाग शेष न बचे। छड़ को रखवा सकता है, रोड को रखवा सकता है ना। वो जब भी इस तरह की मेजरमेंट की बात करेगा तो वहाँ क्या, कौन सा कंसेप्ट लगेगा, HCF का कंसेप्ट लगेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो HCF का कंसेप्ट वस्तुओं या पदार्थों के हिस्सों में बांटने या टुकड़ों में बांटने के लिए प्रयोग किया जाता है, HCF कंसेप्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसी भी वस्तुओं को, किसी भी पदार्थों को जब हम हिस्सों में बांटते हैं। कोई छड़ दे रखी होगी आपको, वो पूछ लेगा कि बताइए इसके अधिकतम कितने टुकड़े हो सकते हैं जिससे कि छड़ का कोई भी हिस्सा शेष ना बचे। से अधिकतम क्या मेजरमेंट हो सकती है उस छड़ की, ठीक है। या हो सकता है आपको किसी ड्रम में पानी भर के दे दे, कोई लिक्विड भर के दे दे, तो पूछ लेगा कि बताइए इसमें से अगर हम छोटी छोटी बोतलों को हम अगर भरना चाहते हैं तो कितनी बोतलें अधिकतम भर सकती हैं, है ना। तो इस तरह की टुकड़ों में बांटने की, हिस्सों में बांटने की बात की जाती है, तो वहाँ क्या होगा, HCF का कंसेप्ट लगेगा। साथ ही उनमें हिस्सों की या टुकड़ों की संख्या भी पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि जो हमने हिस्से या टुकड़े किए हैं या लिक्विड को जितनी भी बोतलों में बांटा है उन बोतलों की संख्या क्या है, उन टुकड़ों की संख्या क्या है, ठीक। ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे आएंगे, हम आपको प्रैक्टिस में भी देंगे, वहां आपका ये कंसेप्ट सारा क्लियर होगा, है ना। तो ज़्यादा परेशान होना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखो जो बातें कही थी, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस लैंग्वेज, जो हम रियल लाइफ में प्रैक्टिस शीट लगाते हैं किसी भी टीचर की या किसी भी किताब से, तो फिर हमें वो प्रश्न की भाषा किस तरह से देता है। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स बिछवाएगा, या आपको क्या कहेगा टाइल्स की अधिकतम संख्या किसी कमरे में क्या हो सकती है ना। क्या करेगा, कमरे की मेजरमेंट देगा, कमरे की नाप दे देगा। कमरे की नाप दे देगा तो जाहिर सी बात है वो संख्याओं में देगा, और जब वो संख्याओं में देगा तो उन संख्याओं का हम क्या कर लेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो HCF नंबर जो हमें मिलेगा वो क्या होगा भाई, अधिकतम संख्या किसी कमरे में टाइल्स की क्या हो सकती है वो हमें मिल जाएगी, टाइल की नाप मिल जाएगी, है ना। और टाइल की जब नाप मिल जाएगी तो जितना भी हमें एरिया दे रखा हो उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, टाइल्स की संख्या मिल जाएगी, है ना। देखेंगे आगे प्रश्न में तब चीज़ों को समझेंगे। ये लिखा है रॉड लोहे की छड़ की लंबाइयों के हिस्सों का मापन। मैंने अभी आपको पीछे यही बताया था, हिस्सों का मापन क्या होता है, HCF कहाँ लगता है, जब हम किसी चीज़ को हिस्से में बांटते हैं, टुकड़ों में बांटते हैं, है ना। चलिए आगे लिखा है समान मापन के लिक्विड एलिमेंट को मापन किसी बोतल में, है ना। हम किसी लिक्विड का जब मापन करेंगे किसी ड्रम से या किसी भी टब से, टंकी से, आगे प्रश्न के प्रकार आपको बता देंगे। ये सारी की सारी जो लैंग्वेज है आपको प्रश्न में देखने को मिलेगी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। चलिए अब थोड़ा सा एक छोटी सी चीज समझने का प्रयास करेंगे। वहां भी मैंने आपको बताया था LCM कैसे निकालें। यहाँ जो हम HCF निकालें वो कौन सी विधि होनी चाहिए,
तो उसको हम बोलते हैं विधि को डिवीजन। मैं जो मानता हूं एक सरल मेथड, वो सरल मेथड यही है जिसको हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं, और इसको हम मानते हैं डिवीजन मेथड, विभाजन विधि। ठीक, क्या होता है इसमें? मान लीजिए हमें ये दो संख्याएं दे रखी हैं 16 और 24। क्या दे रखी हैं? 16 और 24। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इस तरह से एक भाग विधि का प्रारूप बनाते हैं। ठीक है, भाग विधि से ही करते हैं डिवीजन मेथड। इसमें क्या करते हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या जो होती है हमारी, उसको रखते हैं यहाँ, और इसका भाग दिया जाता है सबसे बड़ी संख्या में। ठीक है, तो ये डिविडेंट होता है, ये डिविडेंड होता है, डेंड वही डेंट। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, इसका इस संख्या में भाग देते हैं। क्या ये पूरा पूरा जा रहा है या कहाँ तक जा रहा है, और इस छोटी संख्या का बड़ी संख्या में हम तब तक भाग देते रहते हैं जब तक कि हमें शेषफल शून्य ना मिल जाए, जब तक कि हमें शेषफल शून्य ना मिल जाए। तो जब अगर हम 16 का भाग 24 में देंगे तो पूरा पूरा जा नहीं रहा, तो कितनी बार जाएगा? एक बार। एक बार जाएगा तो 16 को हम यहाँ लिखेंगे, और बचे हुए जो भाग होगा उसको हम कहाँ लिख देंगे? रिमाइंडर, जो हमारा शेषफल है वो 8। अब इस 8 को, शेषफल को, रिमाइंडर को, अब हम इस शेषफल को बना देंगे डिविडेंट। ठीक है, डिविडेंट, और इस 16 को बना देंगे डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। ठीक, चलिए, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं भाजक, इसको भाज्य, इसको भाजक। ठीक है, भाजक। चलिए, भाज्य है, भाजक है। अब देखते हैं इसका, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, भाग दिया, तो 2 बार गया, और 2 बार जब गया तो मुझे यहाँ शेषफल कितना मिला? शून्य मिला। तो भाग विधि मेरी ये कहती है, हम छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देकर देखते हैं, और हम उस प्रक्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक कि हमें शेषफल शून्य ना मिल जाए। और जब हमें शेषफल शून्य मिलता है तो दिया गया डिविडेंड, दिया गया भाजक ही हमारा क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। तो हमने चाहे उस वाली विधि से, बेसिक वाली विधि से HCF क्या निकाला था? 8 निकाला था। इस वाली विधि से भी हमारा HCF क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो ये एक मेथड है इस तरह से। अब होता ये है कि प्रश्न की, जब भी हम प्रश्न करने जाएंगे अपने एग्जाम में, तो वहाँ इतनी सरल संख्याएं तो होंगी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, और बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं और चंद सेकंडों में हल करना होता है। तो फिर वहाँ हम कैसे पता करेंगे जल्दी जल्दी हमें कैसे करना है? ठीक है, तो जल्दी जल्दी करने के लिए एक मेथड है, और उस मेथड को हम बोलते हैं डिफरेंस मेथड। क्या बोलते हैं? डिफरेंस मेथड। क्या बोलते हैं भैया? डिफरेंस मेथड। ये देखो, ये क्या कर देगा आपको? ये आपके प्रश्न की जो कैलकुलेशन है उसको सरल बना देगा। उसको क्या बना देगा? सरल बना देगा। कैसे? जो मैं समझा रहा हूं प्लीज भैया समझने का प्रयास करें। मैंने अभी दो संख्याएं ली, 16 और 24। क्या ली? 16 और 24। ठीक, अगर मैंने ये संख्याएं ले ली 16 और 24, तो मैंने ये कहा है कि डिफरेंस मेथड में हमें क्या करना होता है कि दी गई जो हमें संख्याएं हैं उसमें हम डिफरेंस करके देखते हैं, अंतर करके देखते हैं। तो जो हमें दी गई संख्याएं होती हैं उसका जब हम अंतर निकालेंगे, अंतर है ना, डिफरेंस, वो डिफरेंस क्या होगा? वो डिफरेंस ही या तो HCF होगा, या तो वो अंतर ही HCF होगा, वरना उस अंतर का कोई गुणनखंड, वरना उस अंतर का ही कोई गुणनखंड HCF होगा। बस ये छोटी सी कहानी है, इसको मैं भी आपको थ्योरी में भी लिखा दूंगा। प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं, है ना। देखो 16 और 24 का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो क्या आ रहा है? 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यही 8 मेरा क्या था? HCF था। यही 8 मेरा क्या था? HCF था, है कि नहीं? चलिए दूसरा, ये वाली लाइन हमारी प्रूफ हो गई। कौन सी वाली? पहली वाली। क्या होगा? दी गई संख्याओं का या तो अंतर HCF होगा या उसका गुणनखंड कोई HCF हो सकता है। हो सकता है आपको तीसरी संख्या वो यहाँ 48 कर दे। क्या कर दे? 48 कर दे। यहाँ उसने 48 कर दी, है ना, और आपके सामने ऑप्शन दे दिए उसने 8 हटा दो। उसने आपके सामने ऑप्शन दिए हैं
8, 10, मान के चलिए 12, 14, ये आपके 4 है, उसने ऑप्शन दे दिए। अब हमें पता करना है कि भाई इसका HCF क्या हो सकता है। तो इसका HCF पता करने के लिए हम क्या करें, मान के चलिए अब हम अंतर निकालने बैठे, तो अंतर हमने इन दो संख्याओं का निकाल दिया, इन दो संख्याओं का अंतर निकाल दिया और वो हमें मिला 24, वो हमें क्या मिला 24, है कि नहीं। अब हमें 24 मिला, 24 तो हमारे ऑप्शन में है भी नहीं, 24 हमारे ऑप्शन में है भी नहीं। तो अब इसके हम क्या देखेंगे, फैक्टर देखेंगे, गुणनखंड देखेंगे। तो गुणनखंड तो 24 का 8 भी है और 12 भी है, 8 भी है और 12 भी है। लेकिन हम HCF की बेसिक थ्योरी पढ़ के आए हैं, और क्या पढ़ के आए हैं, देखिए ये हम बेसिक थ्योरी में ये पढ़ के आए हैं, ठीक। यह प्रश्न में ये है, देखो क्वेश्चन दिया है नंबर को पूरा डिवाइड कर दे और सभी दिए गए नंबरों में आए, क्या हो, जो संख्या हमें मिल रही है HCF के रूप में वो सभी नंबरों में आनी भी चाहिए। तो यहाँ जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये जो हमने अभी किया है, समझा है, वो ये है कि इसके गुणनखंड तो क्या है, इसका गुणन 8 भी है, 12 भी है, लेकिन इन दोनों में से 16 में क्या आएगा, 16 का गुणनखंड क्या होगा इन दोनों में। तो इन दोनों में 16 का भी गुणनखंड क्या होगा भैया, 8 होगा, 12 नहीं होगा। तो इसमें अगर हम अंतर देख रहे थे तो 8 आ रहा था, या इसका ही गुणनखंड 8 है, जो 8 किस में आ रहा है, 16 में भी आ रहा है, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हमारा हो जाएगा भैया 8, HCF क्या हो जाएगा 8। आगे प्रश्नों में भी इस तरह की चीजें होंगी, देखेंगे हम, ठीक है। ऐसी आशा और उम्मीद है कि डिफरेंस मेथड आपको समझ में आया होगा और इसी से आपको प्रश्न करने हैं, बहुत जल्दी होंगे, फास्ट मेथड से होंगे, वरना वैसे करने बैठोगे तो आंसर तो मिल जाएगा लेकिन थोड़ा सा लेट मिलेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा आपको, ठीक है। तो आपको डिफरेंस मेथड का प्रयोग करना है, और डिफरेंस मेथड में आप थोड़ी सी थ्योरी लिख सकते हैं। थ्योरी क्या है भैया, डिफरेंस मेथड की थ्योरी ध्यान रखेंगे और इसको अपने दिमाग में भी रखेंगे। लिखो, डिफरेंस मेथड में हमें लिखना है कि हमें दी गई संख्याओं का अंतर करना है, दी गई संख्याओं का अंतर करना है, और अंतर से मिलने वाली संख्या, और अंतर से मिलने वाली संख्या HCF होगी, नहीं तो अंतर वाली संख्या का गुणनखंड करने के बाद मिली संख्या, गुणनखंड करने के बाद मिली संख्या, गुणनखंड करने के बाद मिली संख्या HCF होगी, ठीक है। बस थोड़ी सी थ्योरी ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। ये मिली संख्या HCF होगी। अच्छा, यहाँ एक चीज और ध्यान रखेंगे, जैसे कि 16, 24 और हमने जैसे 48 लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, स्टार गल के भी लिख लें, कि जब भी मान लो हमें 3 संख्याएं 4 संख्याएं दी हो, तो हमेशा अंतर से पता करना है हमें, ये तो हमें तय है, लेकिन अंतर लेना भी कौन सी संख्या का है। कोशिश ये करिएगा कि हमेशा ऐसी संख्याओं का
अंतर लिया करना जो देखने में क्या हो, छोटी हो, देखने में क्या हो, छोटी हो, नज़दीक की हो, नज़दीक अंतर वाली हो। जैसे मान लो इन्हीं संख्याओं को अगर मैं ऐसे लिख दूं 16, 48 और 24, ठीक है, और मान लो इससे आगे मैंने ये लिख दिया 96 लिख दिया, चार संख्याएं ये दे दी मैंने कहा इन चारों ही संख्याओं का आपको एचसीएफ बताना है। तो आप क्या करिए, हमेशा अंतर किसका निकालो, जो छोटी संख्याएं आपको दिख रही हैं, क्योंकि छोटी संख्याओं में अंतर छोटा मिलेगा, ठीक है, वहां से आंसर जल्दी मिल जाएगा, या कैलकुलेशन में भी आसानी हो जाती है ना। तो हमें यहाँ से 24 उठाना है और 16 उठा लो, 24 और 16 का अंतर देख लो, 24 और 16 का अंतर 8 आ रहा है, या तो 8 आपके ऑप्शन में होगा, 8 ऑप्शन में नहीं है तो मान के चलिए, बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ, अगर 8 ऑप्शन में नहीं है तो या तो 2 होगा ऑप्शन में या 4 होगा ऑप्शन में, वो सही होगा, ठीक है, या तो 2 ऑप्शन में होगा या 4 होगा, वो सही होगा। तो हमें क्या है, या तो एचसीएफ क्या होगा, अंतर वाली संख्या होगी या अंतर वाली संख्या के गुणनखंड होंगे, है ना। आशा उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलिए प्रश्न को थोड़ा हल करते हैं, और ये प्रश्न आपके लिए है, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने एचसीएफ पढ़ाने के तुरंत बाद एलसीएम का कंसेप्ट डाल दिया है, एलसीएम का प्रश्न डाल दिया है। इसलिए भी डाल दिया है कि मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या आपको पुरानी यादें कुछ हैं कि नहीं, क्या आपको पुरानी एलसीएम की बातें कुछ ध्यान है कि नहीं। अब आपको एलसीएम की पुरानी बातें अगर ध्यान होंगी तो आप प्रश्न देखते ही सॉल्व कर दोगे नहीं कर दोगे। जैसे 3 घंटियां 40 सेकंड 60 सेकंड 120 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, ठीक है साहब, यदि वे सुबह 9:11 पर बजे एक साथ बजती हैं, 9:11 1 बजे एक साथ बजती हैं, 9:11 पर एक साथ बजती हैं, तो अगली बार वे एक साथ किस समय बजेंगी। मैंने आपसे पहले ही कल एलसीएम में पिछली लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हमें एक साथ की बात देगा, फिर से एक साथ, तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है ना। तो जब एलसीएम लेना है तो एक चीज ध्यान रखो कि जो हमारा 40 सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, सॉल्यूशन को कैसे सोचना है। अब ये नहीं कि तुरंत क्वेश्चन पढ़ा पेन उठा ली, पहले प्रश्न को पढ़ो, पढ़ने के बाद समझो कि मुझे करना क्या है। मैंने जो पीछे चैप्टर में थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेट करो कि इस प्रश्न को पढ़ने के बाद ये किससे मैच खाता है कि 3 घंटियां के अंतराल पर बजती हैं, वे सुबह 9:11 पर एक साथ बजती हैं, तो अगली बार वे कब एक साथ फिर से बजेंगी। तो जब भी हम प्रश्न की भाषा में एक साथ इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम का कंसेप्ट लगाते हैं। तो ये तो तय है कि जो भी संख्याएं हमें दी गई हैं 40, 60 और 120, इनका हमें क्या करना है भैया, एलसीएम लेना है। इनका क्या करना है, एलसीएम लेना। इतनी सी बात समझ में आ गई। लेकिन जो हमें एलसीएम मिलेगा तो वो किस में मिलेगा, वो सेकंड में मिलेगा। किस में मिलेगा, सेकंड में मिलेगा। इतनी सी बात ध्यान रहेगी क्योंकि सेकंड का टाइम दिया है। लेकिन यहाँ जो टाइम दिया है ना वो 9:11 है, ठीक है, उसने 9:11 की बात करी है, ठीक। तो वो ये कह रहे हैं अगली बार वो कब एक साथ बजेंगी। तो जो भी हमारा एलसीएम होगा वो सेकंड में होगा। सेकंड को अगर हम मिनट में कन्वर्ट कर लें और उस मिनट को हम 11 मिनट में जोड़ दें तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यही तो हमें सोचना होता है पूरा। मान के चलिए मैंने इन तीनों ही संख्याओं का एलसीएम लिया और एलसीएम आपको देखते ही पता चल रहा होगा, इसका एलसीएम हो गया 120 सेकंड। एलसीएम क्या हो गया, 120 सेकंड। और 120 सेकंड जो हमारा आया है वो 120 सेकंड 9:11 में जोड़नी पड़ेंगी हमें। तो 9:11 में 120 सेकंड का मतलब क्या हो गया, 120 सेकंड का मतलब हो गया एक सेकंड में होती हैं, 1 मिनट में होती हैं 60 सेकंड। अगर हमें सेकंड का मिनट बनाना है तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 60 से, है ना, 60 से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 मिनट बन जाएगा, 2 मिनट बन जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि वे तीनों जो घंटियां हैं वो 2 मिनट बाद फिर से एक साथ बजेंगी।
2 मिनट बाद फिर से एक 7 बजेंगी, यानी कि आपका वो टाइम क्या हो रहा होगा, वो टाइम हो रहा होगा 9:13। क्या आंसर होगा? 9:13। तो 9:13 कौन सा सही है ऑप्शन? ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए हमारा सही है। 9:13 पर फिर से एक 7 बजेंगे, है ना। चलिए, इस तरह के प्रश्न आपने कर लिए होंगे देखते ही। जैसे एक प्रश्न और दिया है, 4 घंटियां एक साथ बजती हैं और क्रमशः 12 सेकंड। देखो प्रश्न को ना एक बहुत एक एक लाइन को, भैया मैं फिर गौर कर रहा हूँ, जो मुझसे पढ़ रहे हैं भैया उनसे एक बात कहनी है, प्रश्न को ना बहुत गौर से पढ़ा करिए, एक एक लाइन को अंडरलाइन करते हुए चला करिए। 4 घंटियां एक साथ बजती हैं, भैया एक साथ बज गई, यहाँ नोट कर लो, 4 घंटियां बज गई। प्रश्न की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, वहीं हमें प्रश्न आता हुआ गलत कैसे होता है वो देखो। 4 संडियां एक साथ बजती हैं और क्रमशः 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे 8 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी? कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो जब भी एक साथ का कंसेप्ट आता है तो हम एलसीएम लेना होता है, ये तो तय है। तो हम क्या कर लेंगे तुरंत, हम जो कर लेंगे वो क्या कर लेंगे, हम 12, 15 और 20 और 30 का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। वो किस में आएगा? सेकंड में आएगा, ये तो तय है। ठीक है, वे 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी? देखो ये जो घंटियां हैं ना वो इस अंतराल पे बजती हैं, तो ये जो इनका एलसीएम आएगा ना वो सेकंड में आएगा। तो जो आंसर आएगा वो कुछ सेकंड का आएगा, यानी कि वो एक टाइम होगा तब एक साथ बजेंगी, फिर कुछ सेकंड बाद फिर बजेंगी, फिर कुछ सेकंड बाद फिर बजेंगी। तो उन सेकंडों को वो पूछ रहा है कि अगर हम इन सेकंडों को 8 घंटे में लाना चाहें, 8 घंटे के अंदर काउंट करना चाहें, तो 8 घंटे में ये कितनी बार एक साथ बजेंगी। कहने का सेंस ये है कि अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ तो इनका एलसीएम क्या आएगा, है ना, 60 आएगा। ठीक है, इनका एलसीएम आएगा भैया 60। क्या आएगा? 60। अब ये 60 सेकंड हो गए, ये 60 सेकंड बाद फिर से एक साथ बजेंगे। ये घंटियां 60 सेकंड बाद फिर से एक साथ बजेंगी और फिर 60 सेकंड बाद फिर से एक साथ बजेंगी। ये हमें पता चल गया कि ये एक साथ जो बजने का कंसेप्ट है ना वो 60-60 सेकंड के अंतराल पे है, कि ये 60 सेकंड बाद फिर एक साथ बजेंगी, फिर 60 सेकंड बाद एक साथ बजेंगी, फिर 60 सेकंड बाद। लेकिन अब हमें ये पता करना है कि अगर यही इन घंटियों को बजने का जो टाइम है ना वो 8 घंटे के अंदर कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो एक चीज बताओ, प्रश्न को देखते ही सॉल्व हो गया, थोड़ी सी बस प्रश्न को रूपरेखा देखकर समझना होता है। 8 घंटे के अंदर मिनट कितनी होंगी? 60 मिनट। सेकंड और कन्वर्ट करना चाहें तो कितनी हो जाएंगी? इतनी, है कि नहीं। दूसरी बात ये कि अब हमें ये जो पता चल गया ना, ये सेकंड पता चले गई, ये सेकंड, यहां तक सेकंड पता चले गई। ठीक, यहां तक तो हमारी ये क्या है? सेकंड है। अब इतनी सेकंड में अगर वो 60 सेकंड के अंतराल से बजती हैं तो बताओ कितनी बार बज रही हैं, है ना। तो आंसर क्या है? 60 से 60 कट गया, तो यहां जो हमें मिला, सेकंड से सेकंड कट गई आपकी, तो यहां हमें मिल गया 8 × 48, 480 बार। 8 घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी? 480 बार। और 480 हमारा क्या है इस ऑप्शन में? 480 हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, 480 हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि बच्चे क्या कर देंगे? सही टिक कर देंगे। बस यही तो गलती हो जाती है बच्चों से, आपको 480 सही आंसर नहीं देना है। उसने क्या कहा है? प्रश्न की पहली लाइन उसने कह दी थी कि 4 घंटियां एक साथ बजती हैं, एक ये मैंने पहले ही लिख दिया था इसी वजह से। ठीक है, ये एक को भी काउंट करना है। वो 8 घंटे में तो 480 बार बजी ही बजी, लेकिन उससे पहले वो एक बार और बज चुकी हैं, एक बार और बज चुकी हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा भैया 481 बार। क्या होगा? 481 बार, क्योंकि वो एक साथ बजने के बाद फिर 60 सेकंड बाद, फिर 60 सेकंड बाद, फिर 60 सेकंड बाद। आंसर इसका क्या सही होगा? आंसर इसका जो सही होगा वो होगा आपका
आंसर इसका सही होगा भैया 481। बस ये छोटी सी छोटी गलतियां हमारे पास प्रश्नों में होती हैं, बाद बाकी कोई वजह नहीं होती है। ठीक, बाद बाकी कोई। चले, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। और ये जो हमारा प्रश्न है ये HCF का प्रश्न है, जो HCF की अभी हमने चर्चा करके आए हैं, HCF की हम बात करके आए हैं। वो क्या है भैया, दिखेंगे। HCF कंसेप्ट है, कहा है 15 मीटर 70 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की जरूरत होगी। करें भाई, कैसे करेंगे, ये मैंने आपको प्रश्न दे दिया। क्या करोगे भाई इसमें आप? देखो, एक चीज, कुछ बच्चे होशियार होते हैं ना, कुछ बच्चे होशियार होते हैं, वो तो आंसर कैसे पकड़ लेते हैं कि उसने ये कहा है कम से कम, मान लीजिए चलिए ये कमरा है हमारा, ठीक है, ये कमरा है, कमरे की उसने लंबाई दे दी, ये हमारी 1517 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाई ऐसे ऐसे दे दी है 902 सेंटीमीटर। तो कुछ बच्चे तो इतने होशियार होते हैं, वो तुरंत क्या करेंगे कि इसको वर्गाकार शब्द देखते ही ये पता करते हैं कि इसमें से दी गई संख्या में से वर्ग कौन सी संख्या का है। तो तुरंत देखते हैं कि 41 का वर्ग होता है 841, ये राइट आंसर है ना। 841 इसका राइट आंसर नहीं है, ये भी तय। अच्छा एक बात बताओ, मैंने इस प्रश्न की थ्योरी आपको लिखाई है और इस पूरी वीडियो होगी, मैंने कोई कमेंट नहीं मांगा आपसे, इस प्रश्न का आंसर मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से बच्चे दूसरे टीचर इस शब्द को पकड़ लेते हैं को स्क्वायर, टाइल का साइज स्क्वायर में पूछ रहा है, वो इन चारों में से एक स्क्वायर संख्या ढूंढ लो वही आंसर होगा, और वो 841 को पकड़ लेते हैं। क्या 841 सही आंसर है या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर नहीं है तो क्या आंसर सही है वो आप कमेंट करें, ठीक है। ये प्रश्न मैं आपको HW में छोड़ता हूँ और इस तरह की चीज मैंने आपको वहां बताई है। दूसरा मैंने LCM में बताया था कि कम से कम शब्द इस्तेमाल हो तो वहां LCM होगा। क्या यहाँ HCF होगा कि नहीं होगा, या LCM नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये भी बताइए, ठीक है। फिर मैं आपको कल इसका सॉल्यूशन बताता हूँ थ्योरी, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा इसमें देखने के बाद। चलिए इससे आगे की चीज देख लेते हैं। ये प्रश्न मैंने आपको HW में दे दिया, ठीक है। आंसर मुझे पता है, मैं देखते ही बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि थोड़ी सी हिंट करी है मैंने आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, उससे आगे चीज देखते हैं। एक बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 506 मीटर 506 सेंटीमीटर 345 और 230 सेंटीमीटर है। सबसे लंबे पैमाने की लंबाई बताएं। सबसे लंबे शब्द का इस्तेमाल क्या किया गया है भैया, सबसे लंबे, है ना, सबसे लंबे पैमाने की लंबाई दें ताकि बॉक्स के तीनों आयामों को मापा जा सके। मैंने क्या कहा था, ताकि तीनों आयामों को मापा जा सके। तो एक चीज तो आपको तय है कि जब भी हम कोई बॉक्स बनाएंगे तो बॉक्स बनाने के लिए हमें 3 आयाम चाहिए, लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो 3 मापों को मापा जा सकने वाला, है ना, कौन सा उभयनिष्ठ, मैंने आपसे एक बात कही थी, उभयनिष्ठ मापन की जहां बात हो वहां HCF का कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ प्रश्न को देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि HCF का कंसेप्ट क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ मापन की बात करी गई है, कॉमन मापन की बात करी गई है। दूसरी, इस प्रश्न में सबसे लंबे शब्द की बात करी गई है, सबसे अधिकतम है ये चीज। अब एक तरीका तो ये है कि हमने ये कहा था कि आप भाग विधि से क्या करिए, सबसे छोटी संख्या को सबसे बड़ी या उससे बड़ी संख्या से डिवाइड करिए। तो आप ऐसे करने बैठ जाओ तो आप निकालोगे आंसर, एक बार दोगे फिर ये करोगे, फिर आप ऐसे करोगे 115 करोगे, फिर आप ऐसे करोगे 230, फिर आप 2 बार दे दोगे और हो जाएगा 230, और ऐसे करके आप देखोगे कि यहाँ जो शून्य आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, तब अपना आंसर आप देखोगे 115। हमारा हमने भाग विधि से किया तो हमारा आंसर आ रहा था 115। 115 तो हमारे किसी ऑप्शन में है भी नहीं। अब क्या करें भाई, अब हमारा मुंह फट गया। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप एक बार ट्राई करेंगे, फिर 115 को क्या कर सकते हैं, जो अच्छे बच्चे होंगे होशियार वो एक बार फिर से ट्राई करेंगे। यहाँ पे
यहाँ कोशिश करेंगे 5 से 6 को डिवाइड करने के बाद। अब इतनी लंबी प्रक्रिया ना करनी पड़े इसके लिए तो मैंने आपको डिफरेंस मेथड बताया ही था। डिफरेंस मेथड में आपको क्या करना है, तुरंत आप क्या करिए, डिफरेंस, इस सब चीज़ों को, पॉप लीलाओं को छोड़ो, तुरंत आप डिफरेंस मेथड को पकड़िए। डिफरेंस मेथड में मैंने क्या कहा था, सबसे दो छोटी संख्याओं को देख लो। दो सबसे छोटी संख्या इन तीनों में क्या है, 345 और 230। इनका आपस में अंतर कर लो, इनका आपस में अंतर कर लो। अंतर के बाद हमें एक संख्या मिली 115। 115 संख्या मिल गई। मैंने क्या कहा, अंतर के बाद मिलने वाली जो संख्या होगी या तो वही HCF होगी या तो वही HCF होगी, वरना इस संख्या का कोई गुणनखंड HCF होगा। तो अब ये देख लो, तो मैंने अभी आपको बेसिक थ्योरी बताई थी कि जो दी गई संख्याएं होती है ना, दी गई संख्याएं, हर चीज मैंने आपको बता दी है, हर चीज दी गई संख्या को HCF नंबर डिवाइड करता है हमेशा। तो 115 को कौन सी संख्या डिवाइड कर रही है, इन चार में से। नीचे से करके चलेंगे, 46 से डिवाइड नहीं होगा, 30 से डिवाइड 115 नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 15 सत्ते 105 है ना, 15 120। किससे डिवाइड होगा, 23 से हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा, 23 से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है 115 जो बनती है वो किससे बन जाती है, 23 गुणा 5 से बन जाती है। 23 गुणा 5 से बन जाती है, तो 23 भी इसका गुणनखंड है, 5 भी गुणनखंड है। तो 23 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों का क्या है, HCF है। और 23 का अगर हम देख लें तो 23 संख्या 506 को भी डिवाइड कर रही होगी। क्यों, 23 दूनी 46, फिर आपका कितना बचा 4, 23 दूनी 46, 22 बार। 23 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, है ना। 7 और 4 11, 115, फिर ये 5 बार, और ये तो जाएगा ही कितनी बार, 10 बार। तो आप देख सकते हैं 23 एक ऐसी संख्या है जो तीनों को ही क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। या आप ये कह सकते हैं 23 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों का क्या है, गुणनखंड है ना। तो आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा, आंसर हमारा सही हो जाएगा 23 A है। तो डिफरेंस मेथड हमारा क्या है, आसान रहा। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न आया है, वह सबसे बड़ी, देख रहे हो, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 705, ऐसे लिख लो, 705, 1805 और 1475। 1805 और 1475 को विभाजित किया जाए। 1475 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। ये भी आपको प्रश्न की भाषा में बताया गया है, समान हिस्सा बचे, समान शेषफल बचे। हमें क्या करना है, HCF लेना है। और HCF का बेस्ट मेथड ये है कि हम दो नज़दीक की संख्याओं का क्या कर लें, डिफरेंस कर लें। दो नज़दीक की संख्या क्या है, 705 है, 1475 है। इसका डिफरेंस हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस हम करेंगे तो 777 हो जाएगा। अब 777 हमारे ऑप्शन में है नहीं, हमारे ऑप्शन में तो क्या है, 3 संख्याएं हैं ये। तो हमने क्या कहा, या तो अंतर वाली संख्या हमारा HCF होता है, वरना एक HCF कहा, ये गुणनखंड होगी संख्याएं, जो संख्या इसको काटती हो वो इसका HCF होगी। तो हमें पता है कि ना तो 115 777 को काटेगी, ना 114, ना 120। संख्या अगर हमारी कोई काटेगी तो वो संख्या हमारी क्या है, 110। 110 से हम क्या कर रहे हैं, 110 से 777 7 बार पूरी डिवाइड हो रही है ना। और 110 को आप 705 में भी ढूंढेंगे या आप इसमें करेंगे डिवाइड तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये क्या है आंसर, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 110 है ना, यही होगा। यस, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए इससे आगे कोई प्रश्न है नहीं, इससे आगे की बातें होंगी अगली वीडियो में। और एक चीज़ ध्यान रखें, पूरी वीडियो में कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। कुछ मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हो सकता है, रिकॉर्डेड बैच है, रिकॉर्डेड क्लास है, तो पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीज़ें होता है, दिमाग में चलती रहती हैं, मिस हो जाती हैं। दूसरी बात ये है कि कल एक और वीडियो में मैं आपका, हो सकता है आज रात में ही आ जाए, ठीक है, आपका बिल्कुल LCM SCF ख़त्म। LCM समझा दिया, उस पर बेसिक थोड़ी सी बता दिए, HCF समझा दिया, उस पर बेसिक थोड़ा बता दिया। अब जो होगा वो LCM और HCF का मिक्स होगा,
जो प्रश्न संभावना बनती है प्रश्न आने की। ठीक है, वो मिक्स थ्योरी पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे, उस पर आधारित प्रश्न करेंगे, और बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं, 5 से 7 प्रश्न कराऊंगा वीडियो में। बाद बाकी एक सीट दे दूंगा 20 क्वेश्चंस की, वो आप लगा लें। उसमें कोई प्रश्न नहीं आता तो मैं वो सॉल्व करा दूंगा, आप कमेंट में बॉक्स में बता दें, समझा दूंगा। इतना काफ़ी होगा, सफिशिएंट होगा। फिर परसों या हो सकता है कल शाम को ही दूसरे नए चैप्टर पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बाद बाकी कैसी लगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और कोशिश मेरी यही है, आप सभी लोगों से रेगुलर वीडियो आएंगी, कोशिश पूरा यही है। ठीक है, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा, नमस्ते।